अंतिम और सातवें फेज में 57 सीटों के लिए चुनाव का शोर थम गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अपनी अंतिम रैली को संबोधित किया। होशियारपुर में रैली करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे कन्याकुमारी के लिए निकल गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने 2.5 महीने चले पूरे कैंपेन की शुरुआत मेरठ से की थी, जहां उन्होंने 17 मार्च को एक बड़ी रैली का उन्होंने आगाज किया था। प्रधानमंत्री अपने 2.5 महीने के कैंपेन में लगभग 206 सभाएं की है, जिसमें कि रोड शो भी शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लगभग 80 से ज़्यादा साक्षात्कार भी दिए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें प्रधानमंत्री का वाराणसी भी क्षेत्र भी है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र भी है जो कभी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि इन 57 सीटों में 24 बीजेपी के पक्ष में रही है। अब देखना होगा कि 57 सीटों में, चूंकि पूर्वांचल का 13 सीट और पश्चिम बंगाल का लगभग 9 सीटें हैं, क्या बीजेपी इस बार कमल खिला पाती और 400 का फिगर पार कर पाती है नहीं। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है, जिसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश में होना है। इसमें खुद मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है और बाकी वो क्षेत्र है जो योगी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के 13 लोकसभा सीटों पे मतदान 1 जून को होगा। इसी के साथ ही दूधी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट पड़ेंगे। इन सीटों के लिए प्रचार अभियान आज थम गया है। 7वें चरण के इन प्रत्याशियों के लिए पुरुष भी चुनाव लड़ रहे हैं, महिला भी चुनाव लड़ रही है। मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटा यानी आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रसार पर प्रतिबंध लग गया है। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी। 7वें चरण के चुनाव में 143 कैंडिडेट है, जिसमें 137 पुरुष हैं और बाकी महिला है। चुनाव आयोग की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि चुनाव मतदान से 48 घंटा पहले यहां चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। साथ ही जो बाहरी लोग हैं उनको जिला छोड़ देना पड़ेगा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। बिहार में अंतिम चरण यानी 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आज के चुनाव प्रचार के दौरान जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावे किए, उसके मुताबिक 40 सीट पर जीत के दावे किए गए हैं। इसके जवाब में बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी जीत की बात कही और साफ तौर पे कहा कि बिहार के तमाम सीटें हम जीत रहे हैं। 7वें चरण की अगर बात करें तो काराकाट के अलावा नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सासाराम और पटना के 2 सीटें, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में चुनाव 1 जून को होने हैं। इसके मद्देनजर आज चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आसमानी आफत के रूप में प्रचंड गर्मी की वजह से आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। आम लोग परेशान हैं। बिहार के तमाम जिलों की अगर बात करें तो 42 से 49 डिग्री के बीच टेम्परेचर फ्लैक्चुएट कर रहा है और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगले 5 दिनों तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के समक्ष एक बड़ी समस्या है कि वोटरों को मतदान केंद्रों तक कैसे पहुंचाए और कैसे किस तरह से ज्यादा सुविधा दे ताकि वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। यही समस्या तमाम पार्टियों के समक्ष भी है और चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियां अपने वोटरों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की जुगत में जुट गए हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा में भी चुनाव होने जा रहा है। राजनीतिक तौर पर समीकरण की अगर बात कहें तो दुमका और गोड्डा में जहां सीधा मुकाबला 2 पार्टियों के बीच है, इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राजमहल में मुकाबला काफ़ी कड़ा होता नजर आ रहा है। राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम जिस तरह से निर्दलीय खड़ा हो गए हैं, उसके बाद से ये सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुमका संसदीय सीट जो है वो भी काफ़ी हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है कि जहां एक तरफ
शिबू सोरेन का ये गढ़ माना जाता है दुमका, वहीं इस बार उनकी बहू जो है वो बगावत करके बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी की प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नलिन सोरेन, जो कि जेएमएम के कद्दावर नेता रहे हैं, शिबू सोरेन के मित्र रहे हैं, उनको अपना टिकट दिया है। तो दुमका और गोड्डा में जहां बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजमहल की सीट जो है वो जेएमएम के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अब आज के बाद यहाँ चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो रहा है और तमाम जो नेता है वो धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य की ओर कूच कर रहे हैं। अब 55 लाख से अधिक मतदाता 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, गोड्डा। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि परिणाम आने के 48 घंटे के बाद गठबंधन इंडिया तय कर लेगा कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। सिर्फ 48 घंटे लगेंगे, पर सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होंगी उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। देखना होगा परिणाम क्या आते हैं और परिणाम आने के बाद की राजनीति क्या होती है। पर जयराम रमेश के इस बयान से गठबंधन में खलबली मच गई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल दौरे के आखिरी दिन आज वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और दर्शन पूजन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार, बल्कि यूं कहें कि हैट्रिक लगाने के लिए आज बाबा के दरबार में अर्जी लगाई और विधिवत कामना किया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीते। दर्शन करने के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग उन्होंने लास्ट स्ट्रेटेजी पे भी तैयारी पे चर्चा किया तथा हर घर पे 100% मतदाता पर्ची पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। साथ ही कहा कि हर घरों से हर लोगों को वोट दिलाने के लिए सुबह सुबह ही जल्दी से जल्दी मतदाताओं को बाहर निकाले, जिससे धूप से बचा जा सके। और चूंकि गर्मी का बहुत माहौल है, इस समय गर्मी 47 डिग्री के लगभग वाराणसी में, तो इसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मिल करके घरों से वोटरों को निकालना चाहिए और जिससे ज्यादा से ज्यादा 100% वोट पड़ सके, इस पर भी तैयारी की। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के संग बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। देश में अंतिम चरण का चुनाव होने को है, वो 1 जून को होगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में राजनीतिक पारा अपने शीर्ष पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की मेडिकल ग्राउंड पर मिलने वाली अग्रिम जमानत का विरोध भाजपा जानबूझकर कर रही है ताकि वह किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को तकलीफ में देख सके, उनको परेशान कर सके और उनको जेल में डाल सके। आज आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मंत्री और कह सकते हैं कि कद्दावर नेता और 2 नंबर की नेता, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो अतिशी है। अतिशी ने एक आरोप लगाया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है और बीजेपी की केंद्र सरकार उनको जान से मारना चाहती है और किसी भी तरह से मेडिकल ग्राउंड पर उनको परेशान कर रही है, उनकी जांचें नहीं होने दे रही है, जबकि उनका वजन 7 किलो कम हुआ है। 7 किलो वजन कम होना अपने आप में एक काफ़ी चिंता का विषय है। डॉक्टर्स तमाम तरह के चेकअप की बात कर रहे हैं, उस चेकअप को होने में 7 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन कोर्ट में जाकर के भाजपा और भाजपा की एजेंट, उन्होंने ईडी को एजेंट बता दिया और कहा कि ईडी इतने वकील खड़े कर रही है कि अब 7 दिन की अग्रिम जमानत अरविंद केजरीवाल को ना मिल पाए, यानी कि हर हाल में उनको 2 जून को जेल जाना ही पड़ेगा। अतिशी यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया कि जिस तर्ज पर रसिया में पुतिन, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो शासन कर रहे हैं और सभी विपक्षियों को एक एक करके जेल में डाल रहे हैं और जेल में ही उनकी हत्याएं भी करा रहे हैं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की भी जेल के अंदर हत्या की जा सकती है। 7 दिन की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों मांगी? उन्होंने 7 दिन की जमानत मांगी हेल्थ चेकअप्स करवाने के लिए, मेडिकल चेकअप्स करवाने के लिए, क्योंकि जिस दौरान अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, उनका वजन
6 से 7 किलो घट गया। ऐसा सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कई गंभीर बीमारियों का द्योतक माना जाता है। यह आरोप अपने आप में काफ़ी गंभीर है। विपक्षी दल द्वारा आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और इस तरह के आरोप यदि लगा रही है तो उसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना भी चाहिए। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। 7वें चरण के अंतिम दौर, आज अंतिम दिन था प्रचार का और सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में निकली थी। इसमें तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कारणों से चुनाव हारेंगे, 3 महबूबा की वजह से चुनाव हार रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी की वजह से बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने। हालांकि 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहे, उनके ऊपर हमला करते रहे, लेकिन आज अंतिम दौर में भी तेजस्वी यादव ने पीएम को आड़े हाथों लिया, 3 महबूबा की बात कही। हालांकि आज जो है अंतिम दौर है चुनाव प्रचार का और 1 जून को चुनाव होने वाला है, जिसमें आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद और नालंदा, इन सीटों पे चुनाव होने वाला है। तो 1 जून को 7वें चरण का चुनाव समाप्त होने वाला है। लेकिन जो पार्टियां हैं वो अपने दावे कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हालांकि ये 4 जून को पता चलेगा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल के रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और देश की जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खड़गे जी भले व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस के कुचक्र में फंस गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस आलाकमान के रिमोट से चलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी दूर करने की बात तो कही, लेकिन कभी गरीबी हटाने का प्रयास नहीं किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिससे सीधे तौर पर देश के गरीब आबादी का भला हुआ है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बस्तर की भी बात की। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए उनकी सरकारें बहुत बड़े पैमाने पर योजना बना रही है। आने वाले समय में बस्तर का एक अलग ही रूप नज़र आएगा और बस्तर में लगातार विकास के बयार बहे, इसको लेकर हर संभव कार्य छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ओपी चौधरी का जैसे ये बयान आया, कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला, वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि साय सरकार के जो मंत्री हैं उनको गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उन्होंने आरोप भी लगाया छत्तीसगढ़ की नई नवेली सरकार पे कि भ्रष्टाचार ज़्यादा नज़र आ रहा है सरकार में। ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है और नसीहत देते हुए ये कहा है कि गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए सरकार के मंत्रियों की, क्योंकि वो बात कम करें और काम ज़्यादा करें। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब तक पूरे राज्य में अवैध रूप से चलाए जा रहे करीब 100 गेम जोनों को सील किया गया है। उनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने आज राजकोट हादसे में मरने वालों का अधिकृत आंकड़ा जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि राजकोट हादसे में सिर्फ 27 लोगों की मौत हुई है। उन सबों की शिनाख्त हो गई है, सबों को परिजनों को सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ एसआईटी ने भी अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। आज राजकोट फायर ऑफिसर को एसआईटी ने तलब किया, उनसे पूछताछ की। तो इसके अलावा जो भी निलंबित अधिकारी हैं उनके खिलाफ एसीबी की जांच शुरू की गई है। उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। उसके बाद राज्य सरकार सजग हुई और तमाम अधिकारियों की संपत्ति की जाँच की जा रही है। तो दूसरी तरफ राज्य में फायर सेफ्टी के अभाव में चल रहे संस्थानों पर तबाही आ गई है। राज्य में अब तक 100 से अधिक गेम जोनों को सील किया गया है। इसके अलावा आज सूरत शहर में 15
15 सिनेमा थिएटरों को सील किया गया। कुल मिलाकर 400 से 500 ऐसी जगह हैं जो फायर सुविधाओं के अभाव में चल रही थी। उन तमाम संस्थानों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि चाहे कोई भी संस्था हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, जहां भी फायर सुविधाओं की कमी है उन संस्थाओं को सील कर दिया जाए। राजकोट में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के आदेशानुसार अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 जुलाई तक आयोजित इस सत्र में कुल 14 दिन बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार लगभग आधा दर्जन विधेयक के अलावा वर्ष 2024-2025 का पूर्ण बजट पेश कर सकती है। सत्र को लेकर सत्ताधारी बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी का भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी कर रही है। इस सत्र में कांग्रेस के 3 विधायकों के पाला बदलकर बीजेपी में जाने को लेकर भी हंगामा होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पाला बदलने वाले विधायकों के खिलाफ दल बदल के तहत कार्रवाई की मांग कर रही है। इस बीच विधानसभा में सदस्यों के आचरण को लेकर नियम जारी कर दिए गए हैं। सत्र में सवाल पूछने की प्रक्रिया की तारीखें तय कर दी गई हैं और चुनाव परिणाम के बाद निश्चित तौर पर ये पहला सत्र होगा जिसमें कि हंगामे की पूरी संभावना है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। दिल्ली में बुधवार को राजधानी में जो सबसे ज्यादा तापमान मुंगेशपुर का दर्ज किया गया 52.9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब इसी तापमान पर यानी कि मुंगेशपुर के 52.9 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भ्रम बना हुआ है। मौसम विभाग ने लिखित रूप में इस पर एक बयान जारी किया है। मौसम विभाग ने एक लिखित बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली में 8 ऑटोमेटिक सेंटर है तापमान दर्ज करने के लिए, जिसमें बुधवार को अधिकतम तापमान 42.2 से 49.1 तक दर्ज किया गया है। ऐसे में मुंगेशपुर का तापमान जो है वो इतना ज़्यादा कैसे दर्ज हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। हालांकि मौसम विभाग का ये भी मानना है कि इसके पीछे कोई टेक्निकल या सेंसर जो है उसके कारण ये तापमान इस तरीके से अधिक दर्शा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। इंदौर में लंबे समय से ड्रग्स का धंधा फल रहा फूल रहा है। पुलिस ने तरह तरह के अभियान चलाकर उन पर नकेल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। बीती रात DCP 2 के निर्देशन में 3 थानों के बल ने मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 19 ड्रग पेडलर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ड्रग पेडलर्स ने बताया कि वे स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल्स को अपना निशाना बना करके ड्रग सप्लाई करते थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि ड्रग पेडलर्स तरह तरह के कोडवर्ड का इस्तेमाल करके ड्रग सप्लाई करते थे और ड्रग्स छुपाने के लिए कॉलर, मोबाइल फ़ोन के कवर और यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स तक में ड्रग छुपा करके सप्लाई करते थे। अब पुलिस इस पूछताछ में लगी है कि इनका पूरा नेटवर्क क्या है और उस नेटवर्क को ही ध्वस्त किया जाए, जिससे कि समाज को और आने वाली पीढ़ी को नशे से मुक्त किया जाए। जी, लगातार ड्रग्स के खिलाफ में काम करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होते रहे हैं, जिसमें समय समय पर ये पता चला है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ड्रग्स पेडल करते हैं। कॉलेजेस के बच्चों को कोचिंग में और जो बिज़नेस पार्क्स हैं वहाँ पर कई जगह ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग काफ़ी दिनों से इसमें वर्क कर रहे थे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ये इस प्रकार से ड्रग्स पेडल करते हैं। जिनकी इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया, उनको हमने लोकेट किया और लोकेट करने के बाद उन पर निगाह बना के रखी हुई थी। और कल एक तत्काल का एक ऑपरेशन स्विफ्ट किल हमने बनाया था, जिसमें तुरंत एक साथ सभी ठिकानों पर हमने दबिश मारी और लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में संभवतः इस तरह की पहली कार्रवाई है जिसमें कि एक ही समय में सारी जगह पर दबिश दे करके और इतने बड़ी संख्या में ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता कामयाब होगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।
जहां एक और इस बढ़ती गर्मी में आसमान से आग उगल रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम के वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गुरुग्राम में बीते कई दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है। 12 घंटे से ज्यादा के अघोषित कट लग रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही लोग कई बार इस बिजली कट को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं और जिला प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। गुरुग्राम के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अघोषित बिजली के कट लगते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम का जैकुमपुरा, सेक्टर 40, सेक्टर 39, कई हाई राइज सोसाइटी ऐसी हैं जहां पर बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में जहां उनको इस अघोषित कट से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं पानी की समस्या से भी उनको गुजरना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल गर्मी ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की यह लापरवाही भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जयसिंह। लोकल ट्रेन जिसे मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है, ऐसे में अगर आप लोकल ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर ठाणे भाई खल्ला स्टेशनों के बीच प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा, जिसकी वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द होंगी। 31 मई, 1 जून और 2 जून तक ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। ऐसे में जो लोग लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की जो जानकारी है वो मध्य रेलवे की तरफ से दी गई है। ऐसे में कहा गया है कि उन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना ज़रूरी है। इसके साथ ही मध्य रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर जो दूर दराज एरिया में रहते हैं लोग, तो वो लोकल ट्रेन से यात्रा ना करें और वर्क फ्रॉम होम पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसे में जो डोंबिवली में रहते हैं, कल्याण में रहते हैं, ऐसे लोगों को मुंबई की तरफ आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात करें तो वो 36 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा। जो ट्रेनें बाहर से भी आएंगी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है वो सबसे बड़ा टर्मिनस है, वहाँ पर बाहर से जो ट्रेनें आती हैं वो भी रुकती हैं। ऐसे में वो 36 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा, क्योंकि वहाँ के प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। ऐसे ही ठाणे और भाई खल्ला में भी किया जाएगा। ऐसे में मुंबईकरों को दिक्कत होगी। 2 जून को 3:30 बजे के बाद वहाँ के ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि जो लोग लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं उसको लेकर मध्य रेलवे की तरफ से आगे क्या कुछ सुविधा दी जाएगी या फिर नहीं। कैमरामैन बाला के साथ में अंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।